हेलो दोस्तों, लाइफ में पहली बार किसी मूवी को समझने के लिए मुझे विकिपीडिया कंसल्ट करना पड़ा है। इस मूवी की स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और यही कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी इस मूवी को स्पेशल बनाती है। मूवी का नाम है ट्रायंगल। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत में हम जेस को देखते हैं। जेस एक सिंगल मदर है। उसका बेटा ऑटिस्टिक है, यानी वो दिमागी रूप से कमजोर है। आज जेस अपने फ्रेंड्स के साथ एक बोट ट्रिप पर जाने वाली है। वो उसी की पैकिंग कर रही थी, तभी उसके दरवाजे की बेल रिंग होती है। जेस जब बाहर चेक करने आती है तो बाहर उसे कोई नहीं मिलता। जेस इस बोट ट्रिप पर सिर्फ एक दिन के लिए जा रही थी, लेकिन हम उसे गाड़ी में एक बहुत बड़ा बैग डालते हुए देखते हैं। अपने फ्रेंड्स के पास जाने से पहले जेस अपने बेटे को एक स्पेशल स्कूल में डाल देती है, जहां पर ऑटिस्टिक लोगों का ख्याल रखा जाता है। इसके बाद जेस अपने फ्रेंड्स के पास पहुंच जाती है, जिनके साथ वो इस बोट ट्रिप पर जाने वाली थी। लेकिन शुरुआत से ही जेस हमें बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि कोई बात उसे अंदर से बहुत ज्यादा खटैर। अब ये सारी टेंशन्स भुलाकर जेस अपने फ्रेंड्स के साथ इस बोट ट्रिप पर निकल जाती है। कुछ देर तक लगातार सेल करने के बाद जेस और उसके फ्रेंड्स शांत समंदर में पहुंच जाते हैं। अभी सब लोग इस सफर को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या हो। कुछ देर के बाद इनकी तरफ एक भयानक तूफान आने लगता है। तूफान देखकर जेस का फ्रेंड ग्रेग रेडियो पर कोस्ट गार्ड से मदद मांगने लगता है, लेकिन तभी उसे रेडियो पर एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उन्हीं से मदद मांग रही थी। वो उनसे कह रही थी कि वो एक ऐसी शिप में है जहां पर कोई सभी को मार रहा है। ग्रेग उस लड़की से कोऑर्डिनेट्स पूछता है, लेकिन इससे पहले कि वो लड़की उन्हें बता पाती, वो लाइन लड़की की आवाज सुनकर ग्रेग और जेस परेशान हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद इनकी ये बोट ट्रिप इनके बुरे सपने में बदल जाती है। इनकी तरफ वो तूफान बहुत तेजी से आने लगता है। इस तूफान की वजह से इनकी बोट डैमेज हो जाती है। ये लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी वेव की वजह से इनकी बोट पूरी तरह पलट जाती है। अब कुछ देर के बाद जब तूफान शांत होता है तो ये लोग एक एक करके उसी पलटी हुई बोट पर आते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि इनकी एक फ्रेंड जिसका नाम हैदर है, वो पानी में डूबकर मारी गई है। अब ये सभी बचे हुए लोग उस बोट पर बैठकर मदद का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि इसके अलावा इनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। तभी इनकी तरफ एक बहुत बड़ा शिप आने लगता है। ये लोग उस शिप को देख लेते हैं और मदद के लिए पुकारते हैं। उस शिप से कोई इनकी तरफ देख रहा था। ये शिप इनकी बोट के पास से गुजरती है और ये सभी लोग उसी शिप पर चढ़ जाते हैं। लेकिन इस शिप पर आने के बाद ये लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि इस शिप पर इन्हें अभी तक कोई भी दिखाई नहीं दिया था। इसीलिए ये लोग शिप के अंदर जाकर शिप में मौजूद लोगों को ढूंढने लगते हैं। लेकिन शिप के अंदर आने के बाद जेस को ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो पहले भी इस शिप पर आ चुकी है। अभी इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया था कि तभी विक्टर को इस शिप पर जेस की चाबियां मिलती हैं। वो भी शिप के उस एरिया से जहां से जेस अभी गुजरी भी नहीं थी। इन चाबियों पर जेस के बेटे की फोटो भी लगी हुई थी। अब ये लोग इस अजीब बात को भी इग्नोर कर देते हैं और शिप के लिविंग एरिया में आते हैं, जहां पर इन्हें ताजा खाना मिलता है। लिविंग एरिया में जेस को कोई दिखाई देता है जो उन्हीं की तरफ देख रहा था। उसे देखकर विक्टर शिप में उसका पीछा करने लगता है। वहीं जेस और ग्रेग भी इस शिप में घूमकर इस शिप पर मौजूद लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी वो एक बाथरूम में पहुंचते हैं, जहां के शीशे पर खून से गो टू थिएटर लिखा हुआ था। इस मैसेज को पढ़ने के बाद जेस और ग्रेग थिएटर की तरफ बढ़ने लगते। थिएटर की तरफ चला जाता है, जबकि जेस वापस लिविंग रूम में आती है, जहां पर वो देखती है कि कुछ देर पहले जो खाना फ्रेश था वो इतनी ही जल्दी सड़ने लगा है। ये देखकर जेस को समझ आ जाता है कि इस शिप पर बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। उसी वक्त लिविंग रूम में विक्टर आता है, जिसे किसी ने जख्मी किया था। वो आते ही जेस पर हमला कर देता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह से जेस खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाती है।
लेकिन इस हाथापाई में विक्टर मारा जाता है। ये देखकर जेस थिएटर की तरफ भागने लगती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखती है कि किसी ने वहां पर सैली उसे बताती है कि ग्रेग ने उन्हें बताया कि तुम्ही ने ग्रेग को गोली मारी है। ये सुनकर जेस पूरी तरह से परेशान हो जाती है। वो सैली और डाउनी को समझाने की कोशिश करती है कि उसने ग्रेग को नहीं मारा, लेकिन वो लोग उसकी बात समझने के लिए तैयार नहीं थे कि तभी अचानक से सैली, डाउनी और जेस पर कोई गोलियां बरसाने लगता है। इन गोलियों की वजह से सैली और डाउनी मारे जाते हैं, लेकिन जेस वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन वो किलर जेस भागते हुए शिप के डेक पर आती है, जहां पर वो किलर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जेस अपनी बहादुरी से यहाँ से भी बच जाती है। जेस के हाथ में एक कुल्हाड़ी लग जाती है, जिससे वो उस किलर पर अटैक करती है। वो उस किलर के हाथ से गन छीन लेती है। इससे पहले कि जेस उसे मारती, वो किलर जेस से कहती है कि जो भी इस शिप पर आएगा तुम्हें उसे मारना होगा, वरना तुम कभी घर नहीं पहुंच पाओगी। इसके बाद जेस उस किलर को मारकर पानी में फेंक देती है। उसे मारने के बाद जेस कुछ देर तक चैन की सांस लेती है, लेकिन इससे पहले कि जेस पूरी तरह से शांत हो पाती, उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है। जेस जो नजारा देखती है वो देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये शिप फिर से उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां से जेस और उसके बाकी साथी इस शिप पर चढ़े थे, और अब की बार फिर से जेस और उसके साथी इस शिप पर चढ़ जाते हैं। यानी कि जेस एक लूप में फंस ये देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है। उसके बाकी फ्रेंड्स इस शिप में लोगों को ढूंढने लगते हैं। उनके साथ एक दूसरी जेस भी होती है। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जिस तरह से इससे पहले हुआ था। ये सब कुछ देखकर जेस का दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। जेस अपने दोस्तों से छिपते छिपाते इस शिप में घूम रही थी। तभी अचानक से विक्टर उसके सामने आ जाता है। जेस विक्टर को सारी बात बताने की कोशिश करती है कि किस तरह वो लोग एक लूप में फंस चुके हैं, लेकिन जेस की सारी बातें विक्टर के सर के ऊपर से जा रही थी। विक्टर को लगने लगता है कि शायद जेस की दिमागी हालत खराब हो चुकी है, इसलिए वो जेस की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जेस उसे समझाने की कोशिश करती है और इसी हड़बड़ी में विक्टर के सर में एक हुक फंस जाता है। सर में हुक फंसने की वजह से विक्टर जख्मी हो जाता है और जेस भी वहां से भागते भागते शिप के अंदर आती है, जहां पर उसे एक ही नोट बहुत सारे पेजेस पर मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर वो इस शिप पर चढ़े तो उन सभी को मार देना। जेस जब इस नोट के साथ अपनी हैंडराइटिंग मैच करता है तो उसे पता चलता है कि ये नोट हर बार जेस ने ही लिखा है, और ये लूप कई बार जेस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस लूप से कैसे बाहर निकल सकती है। वो डिसाइड करती है कि वो इस लूप को तबाह करके ही रहेगी, इसलिए वो हाथ में गन लेकर शिप में घूमने लगती। उसे लिविंग रूम में दूसरी जेस नजर आती है, जिसके सामने विक्टर आ जाता है। तभी जेस उन दोनों को डिस्टर्ब करती है। वो दूसरी वाली जेस को मार देती है और विक्टर से कहती है। इसके बाद जेस थिएटर में राइली और डाउनी के पास जाती है, जहां पर उसे ग्रेग भी मिलता है। ग्रेग को किसी ने गोली मार दी थी। जैसे ही जेस राइली और डाउनी को सारी बातें समझाने की कोशिश करती है, तभी उन पर अचानक से कोई बार जेस की वजह से राइली और डाउनी गोली खाने से बच जाते हैं। ये वाला डाउनी और राइली दूसरे ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। जेस उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि किस तरह वो लोग एक लूप में फंस गए हैं और अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो किसी पर भरोसा मत करना। वो उन्हें अपनी राइफल देकर वहां से चली जाती है। जेस के वहां से जाते ही हम वहां पर एक किलर को देखते हैं। जैसे ही वो अपना मास्क उतारता है तो हमें पता चलता है कि ये भी जेस ही है, लेकिन ये तीसरी जेस होती है। वो राइली और डाउनी के पास जाती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है ताकि वो उन्हें मार सके। राइली और डाउनी को लूप के बारे में या उनके साथ होने वाले हादसे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तीसरी वाली जेस उन्हें एक कमरे में ले जाकर उन पर हमला कर देती है। इस हमले में डाउनी मारा जाता है, लेकिन राइली वहां से रेंगते रेंगते बाहर आ जाती है। वो सीधे शिप के कम्युनिकेशन रूम में आती है, जहां से वो किसी को मदद के लिए बुलाती है
और यहाँ पर हमें पता चलता कि तूफान के वक्त जब ग्रेग कोस्ट गार्ड से बात करने की कोशिश कर रहा था, तब उसे अपने रेडियो पर राइली की ही आवाज सुनाई दी थी। रेडियो पर मदद के लिए कोई जवाब ना मिलने के बाद राइली सीधे इस शिप के डेक पर आ जाती। पहली वाली जेस भी उसे देख लेती है, वो उसका पीछा करती है। तभी वो देखती है कि शिप के डेक पर राइली की बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, जो लूप में इससे पहले मारी गई थी। दूसरी वाली राइली अभी भी जिंदा थी, लेकिन इससे पहले कि जेस वो भी इंजर्ड होने की वजह से तभी पहली वाली जेस ऊपर से देखती है दूसरी वाली जेस उसके ठीक नीचे शूटर जेस को मार रही है। यहाँ पर जेस को रियलाइज होता है कि ये लूप ग्रुप के सभी मेंबर्स के मरने के बाद फिर से एक बार स्टार्ट होता है। फिर से इनकी शिप उसी बोट के पास पहुंच जाती है, जहां से एक और बार उसके दोस्त और एक चौथी जेस इस शिप पर चढ़ जाती है। लेकिन अब की बार जेस डिसाइड करती है कि वो किसी भी हाल में इस लूप को डिस्टर्ब करेगी। वो किसी भी हाल में इस लूप से आजाद इसलिए वो वापस शिप के अंदर आती है और शिप में मौजूद हर एक लाश को छुपा देती है और साथ ही बाथरूम के कांच पर लिख देती है कि गो टू थिएटर, जो हमने मूवी में पहले देखा था। इसके बाद जेस किलर का एक ड्रेस पहन लेती है और हाथ में एक नई शॉटगन ले लेती है। सबसे पहले उसके सामने तीसरा ग्रेग आता है। दरअसल जेस का प्लान था कि वो इस शिप पर मौजूद उसके दोस्तों के तीसरे ग्रुप को मार देगी, जिसके बाद लूप फिर से स्टार्ट होगा। इनकी शिप फिर से उस छोटी बोट के पास पहुंच जाएगी, लेकिन अब की बार जेस किसी को भी इस शिप पर नहीं चढ़ने देगी, जिससे ये लूप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए जेस किलर बनकर ग्रेग को मार देती है, लेकिन हकीकत में इससे पहले वाली जेस ने भी सेम ऐसा ही किया था। ग्रेग को मारने के बाद जेस फिर से तीसरी वाली जेस के पास आती है और फिर से वही लूप रिपीट होता है, जब जेस और किलर एक दूसरे के आमने सामने थे, जब जेस किलर पर भारी पड़ी थी। अब की बार भी तीसरी वाली जेस पहली वाली जेस यानी किलर पर भारी पड़ जाती है। वो उसे जख्मी करके समंदर में, लेकिन जेस नहीं मरती। वो समंदर के किनारे पर पहुंच जाती है। उसे लगता है कि शायद वो लूप से आजाद हो चुकी है, इसलिए वो भागकर अपने घर की तरफ आती है, जहां पर वो देखती है कि उसका बेटा बहुत शांति से बैठा हुआ और चौथी जेस ग्रेग के साथ बोट ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रही है। जेस को ग्रेग के साथ बोट ट्रिप पर जाने से रोकने के लिए पहली वाली जेस उसके घर की घंटी छुप जाती है। चौथी जेस जब बाहर चेक करने आती है तो उसे वहां पर कोई नहीं मिलता, इसलिए वो वापस आकर बोट ट्रिप की तैयारी करने लगती है। लेकिन तभी उसके कमरे में पहली वाली जेस आती है, जिसके बाद वो अपने बेटे से मिलती है। अपने बेटे से मिलकर वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो चौथी जेस की बॉडी को एक बैग में भरती है और उसी बैग को वो अपनी गाड़ी में लोड करती है। और यहाँ पर हमें इस मूवी के पहले सवाल का जवाब मिलता है कि अगर जेस को एक दिन के लिए बोट ट्रिप पर जाना था तो उसने इतना बड़ा बैग अपनी गाड़ी में क्यों? अब जेस डिसाइड करती है कि वो ग्रेग को इस बोट ट्रिप पर जाने से रोकेगी, इसलिए वो अपने बेटे को गाड़ी में बिठाकर उसके स्कूल की तरफ निकल जाती है। लेकिन रास्ते में ही उसकी गाड़ी के साथ एक परिंदा टकरा जाता है, जो वहीं पर मर जाता है। जेस उसे सड़क से उठाकर समंदर किनारे पर फेंक देती है, लेकिन तभी वो वहाँ पर बहुत सारे परिंदों को देखती है और उन्हें देखकर जेस को समझ आता है कि वो अभी भी इस लूप से आजाद होने के लिए उसे लूप को पूरी तरह से डिस्टर्ब करना था। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो जल्दी से ग्रेग के पास जाकर उसे बोट ट्रिप पर जाने से रोकेगी। वो अपनी गाड़ी तेज चलाती है। गाड़ी भगाने की वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जेस का बेटा इस एक्सीडेंट में मारा जाता है। लोगों को यहाँ पर जेस की लाश भी मिलती है, लेकिन ये लाश दरअसल उस जेस की होती है जिसे इस जेस ने गाड़ी की ट्रंक में मारकर ऑलरेडी रख दिया था। ये वाली जेस इस एक्सीडेंट में चमत्कारी तरीके से बच जाती है। तभी इस जेस के पास एक ड्राइवर आता है जो उसे लिफ्ट ऑफर करता है और जेस उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। वो ड्राइवर जेस को उसी पोर्ट पर छोड़ता है जहां से जेस को अपने दोस्त ग्रेग के साथ बोट ट्रिप पर जाना था। जेस को वहां पर छोड़ते समय वो ड्राइवर जेस से कहता है कि वादा करो तुम वापस आओगी। यानी उस ड्राइवर को भी लूप के बारे में पता था, वो भी लूप का हिस्सा था। सब कुछ छोड़ छाड़ कर जेस फिर से ग्रेग के पास आ जाती है। इन सभी दोस्तों में से सिर्फ जेस को लूप के बारे में पता था।
उसे ये भी पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। इसलिए मूवी के पहले सीन में हमने जेस को बोट पर आते हुए उदास देखा था। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर जेस को इस लूप के बारे में पता होने के बाद उसने ग्रेग और बाकी लोगों को इस बोट ट्रिप पर जाने से क्यों नहीं रोका था। मूवी में हमें इसका कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन फैन थ्योरी ये है कि जेस को अब समझ आ गया था कि लूप से निकलना इम्पॉसिबल है। इसी के साथ आज के इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।